तो जो बच्चा, जिस बच्चे को हिंदी, जिसको लगती है ना कि भाई ऐसा क्या है जो मैंने अभी नहीं पढ़ा, वो वहाँ आकर देखिए, उसको ज़रूर पता चलेगा कि लोग 9 घंटे दिन के खाली राइटिंग, जो राइटिंग पे आंसर उठी ना, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की आदत ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते ये पड़ गई है कि उनको आंसर लिखना नहीं आता। मैं एक गल दस देना चाहता, जिन्ने भी मैनू पंजाब तो मेरे वीर भरा मैनू देख रहे ने, आडा 24/7 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ प्रिपरेशन करवाता है, चाहे वो बैंक, SSC, रेलवे या फिर साढ़े ਜਿਹੜੇ घरेलू एग्जाम ने जिन्हें आप पटवारी भी कह सकते हैं ना, वो सारे चीज़ों की तैयारी आप पंजाबी च करवाने। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत समय दिया मुझे, और मुझे इसके बाद मेरी क्लास है ना। अभी आपने कहा हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो हिंदी लिख नहीं रहा, बोल वो जो रहा है वो हिंदी होती नहीं है, तो अंतर यहाँ पर आ जाता है। और यूपीएससी में सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो है आंसर राइटिंग। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है, आप सभी लोग जानते हैं, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप कोने कोने से देखते हैं इसलिए। और बहुत सारे दोस्तों के जो कॉल अभी आ रहे हैं और मैसेज, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम मिलते ही मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन आज हम अड्डा 247 में हैं, और अभी हाल ही में UPSC CSC 2020 का रिजल्ट आया था, तो बहुत सारे छात्र संतुष्ट नहीं हैं, और बहुत सारे छात्र ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनका रिजल्ट कम क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान हैं, और उनकी गलतियां कहाँ रह जाती हैं, क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता। और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा निकलता है, उनका सिलेक्शन भी ज़्यादा होता है। तो आज हम अड्डा 247 में हैं, और यहाँ पे पूरी टीम है जो कि यहाँ पे UPSC के लिए एक नई शुरुआत करने जा रही है। उनके साथ ही हम मौजूद हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे छात्रों की कहाँ कमियां रह जाती हैं, कहाँ गलतियां होती हैं, और क्या गलतियां होती हैं, और कौन सी गलतियां उनको सुधारनी चाहिए जिनसे रिजल्ट बढ़ सकता है। सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिखा मिश्रा है, और आपका प्रश्न? ये जो रिजल्ट है अभी आया था हाल ही में, तो कहीं ना कहीं छात्र थोड़ा हताश हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी उनका चयन नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है, हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं, क्या वो मेहनत नहीं करते हैं, या फिर उनको पता नहीं है किस तरीके से करें, कहाँ उनकी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से चयन कम होता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर मेहनत किस दिशा में करनी चाहिए उन्हें ये नहीं पता है। वो पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ जा रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उनके पेपर में आ कितना रहे। सबसे बड़ी हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी मीडियम को ये लगता है कि हमारी मातृभाषा है। अभी मैं उनसे ये बोलूँ ना कि मातृ और मातृभाषा में क्या अंतर है, उनको यही नहीं पता होता है। तो मातृभाषा पर उनका ये पकड़ नहीं है, उनको ये लगता है हमारी भाषा है, मातृभाषा है, हम बोल लेते हैं, वही पेपर में भी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी जो हमें लगती है, जितना हम बोलते हैं, वो उसका शुद्ध रूप नहीं होता है, क्योंकि हम हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी जो हमारी मातृभाषाएं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होते हैं, वो भी हम उसमें जोड़ देते हैं। जब पेपर आता है सामने, आप स्पष्ट रूप से कभी अखबार उठाकर देखिए, उसकी भाषा पढ़िए, तो बच्चा उसका एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उसे हिंदी पता ही नहीं, हिंदी क्या है, मात्रा का सही प्रयोग कहाँ होगा, बिंदी का प्रयोग कहाँ पर होगा, ये उसे पता नहीं है। होता क्या है, जब बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा होता है तो वहाँ पर व्याकरण रट कर जाता है, एक बार तैयारी करके वो दे देगा, और मान लीजिए वो किसी तरीके मेंस में पहुँच गया, तो मेंस में वहीं वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ होता है आपका भाषा पर, वो जो एग्जामिनर होता है ना, जब आपको वो निबंध दे देगा या प्रश्न उस आधार पर पूछेगा, जब वहाँ पर लिखना होता है तो वो क्या करता है कि वो बिंदी का प्रयोग, मात्रा का प्रयोग कहाँ होगा। मैं एक छोटा सा रूप बोलूँगी, र का रूप है, ये कहाँ कैसे प्रयोग होता है। जैसे हम आशीर्वाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें र कहाँ जाएगा, कहाँ लगेगा, ये हमें पता ही नहीं। अच्छा, व्यंजन और मात्रा में भी अंतर होता है, ये भी नहीं पता। तो असल तरीके से हमें हिंदी के बारे में पता ही नहीं है, उतना ज्ञान ही नहीं है। तो जो एग्जामिनर होता है वो ये देखता है कि भाषा पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है, ना कि आपको ज्ञान कितना है। तो आप क्या कीजिए, पहले अपना व्याकरण सुधारिए, व्याकरण पर पूरा फोकस कीजिए, फिर उसके बाद आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस रिजल्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हिंदी मीडियम का जो कम है, हम आप जो स्टूडेंट हैं वो कैसे तैयारी करें? हाय गाइज, मैं भूपेंद्र कुमार अड्डा 24/7 पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो यही है कि जैसे कि आप आंकड़े देख सकते हैं कि 2018 में भी रिज़ल्ट आया, और लगभग 829 बच्चों में सिर्फ 15 बच्चे हिंदी माध्यम के सिलेक्ट हुए। ये बड़ी एक गंभीर विषय था, और यह सोचने वाला विषय था वाकई, क्योंकि हिंदी माध्यम लगातार चीज़ें
बिल्कुल माइनस की ओर जा रही हैं, है ना। तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है कि वाकई इंग्लिश मीडियम का बच्चा ज़्यादा अपडेट हो रहा है, हिंदी माध्यम वाला ये जो मात खा रहा है। बिल्कुल शिवम दिवाकर जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ स्पष्ट से कि जो हिंदी माध्यम का बच्चा है एक्चुअली उसके पास कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी है। आज मार्केट में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन इतनी चीज़ें इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा उपलब्ध हैं, है ना। और हिंदी माध्यम का बच्चा सिर्फ कोचिंग संस्थानों पर डिपेंड होकर के रह गया है और उसके पास ये कंटेंट की कमी कहीं ना कहीं उसे मात दे रही है ना, उसको दिक्कत हो रही है। पहले क्या था कि जीएस आया, ऑब्जेक्टिव और उसके बाद आपका सब्जेक्ट 2 आ गए, चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, सीसैट का पेपर हो रहा है, प्री ही नहीं निकल रहा है बच्चों का, सीसैट में अच्छी खासी इंग्लिश आ रही है ना। न्यूमेरिकल बेस के एक्सलेंट मैथ के प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें हम तो कहते हैं कि साइंस बैकग्राउंड का बच्चा ज़्यादा अच्छा बैटिंग करके वो क्वालिफाई हो रहा है ना। लेकिन हमारा हिंदी माध्यम का बच्चा वो धीरे धीरे इसमें, है ना, अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर रहा है और उसको इसके लिए वर्कआउट करने की ज़रूरत है, हमें जहाँ तक लगता है, ठीक है। और ये है कि हम खास करके अड्डा 24/7 से हम लोगों एक नया प्लान है, एक अच्छी रणनीति है कि हम लोग अलग अलग वर्टिकल है और उस वर्टिकल में ढेर सारे फैकल्टी, एक एक टॉपिक पर कम से कम 3-3, 4-4 फैकल्टी हैं कि भैया हमारी ये समस्या है, इस समस्या पर कितने लोग लगे हैं, कैसे इसको रिसॉल्व किया जा सकता है। तो उस बेस से हम लोग काम कर रहे हैं और देखिए अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ज़रूर अच्छा होगा। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पे और भी सर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम गगनदीप सिंह, और अगर हम बात करें तो मैं कहीं ना कहीं जो हमारे जो वरिष्ठ हमारे जो अध्यापक हैं यहाँ पे अड्डा 24/7 में, मैं उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत करता हूँ, जिसमें जो भाषा है एक बहुत ही अपने आप में प्रश्न को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और अगर हम बात करें तो जैसे कि कुछ जो विख्यात लोग हैं जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करवाते हैं, उनके अक्सर हम इंटरव्यू सुनते हैं, तो उनमें से जो सबसे जो विशिष्ट रूप से जो बात कही जाती है वो कही जाती है कि जो अनुवाद होता है हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न का, वो सबसे बड़े चर्चा का विषय बन जाता है। क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हुए हैं, अगर बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं उनको भी मालूम होगा इस चीज़ के बारे में। तो जो सबसे बड़ी बोर्ड के साथ भी एक दिक्कत है, तो इसको लेके कुछ समय पहले मुहिम भी चलाई गई थी। अगर हम बात करें तो बच्चा इसके ऊपर कैसे काम कर सकता है, यही मेरे ख्याल से दिवाकर जी आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, जो मैम ने बिल्कुल सही कहा, उसके बाद ये सर ने कहा है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये बात बिल्कुल सही है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो बहुत संस्थान है, अगर हम बात करें रेशियो को हम कंपेयर ना करें तो ज़्यादा सही है, 90:10 की रेशियो है। 90% जो आपको मटेरियल मिलेगा या फिर गाइडेंस मिलती है वो आपको इंग्लिश माध्यम में ही मिलती है। लैक ऑफ रिसोर्स बिल्कुल देखने को मिलता है, चाहे वो आप किसी प्रीलिम्स की स्टडीज़ को लेकर देख लीजिए, चाहे मेंस की लेके देख लीजिए। क्योंकि आज की डेट में ये कहीं ना कहीं जो एक हमारी जो संस्था है, संस्था भी नहीं कहेंगे, जो हमारा समाज है, वो कहीं ना कहीं उनको ऊपर उड़े। अगर मैं भी अगर सर ये जो हम इंटरव्यू इस समय देख रहे हैं, कर रहे हैं, अगर इसमें मैं इंग्लिश भी ज़्यादा बोल दूँ तो यही लगेगा, हाँ ये बंदा बहुत विख्यात है ना, इसको बहुत कुछ होगा। क्यों होता है, ये इसके पीछे वजह है। हमारा समाज सोचता है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत ऊपर वाले बंदे हैं, जो हिंदी बोलते हैं वो ऊपर वाले नहीं हैं। तो इससे भी एक फ़र्क पड़ता है। तो ये एक और चीज़ भी साथ में मैं ये बता देना चाहता हूँ, शायद प्रवीण सर मेरे साथ इसका सहमत भी होंगे कि सर आज की डेट में जो ये कोचिंग है, ये कोचिंग नहीं रह गया, बिजनेस बन चुका है। इसके ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज़ भी आपने देखी होंगी। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई अगर हम हिंदी में कोचिंग देंगे तो मेरे पास बच्चा कम आएगा। ये बात सभी शायद जो मेरे दोस्त हैं वो एग्री करते होंगे कि अगर मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा तो बच्चा मेरे पास कम आएगा, मैं इतना पैसा लगा दूंगा, फैकल्टीज़ महंगे होंगे, तो मैं पैसा कहाँ से निकालूंगा। पर नहीं, पर प्रवीण सर आप मेरे साथ यहाँ पे एग्री करना चाहेंगे कि जी यहाँ पे जो अड्डा 24/7 जो है, इसमें जो एक ऐसी टीम को लीड करने के एक बंदा जो हमारे पास है, नाम मैं अभी नहीं ले पाऊंगा उनका एक बहुत अच्छा खासा अरसे, लगभग हम बात करें 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है उनके पास। उन्होंने बहुत अच्छी से अच्छी टीम के साथ काम किया हुआ है और आज एक बहुत ही बेहतरीन टीम जो है वो उनके साथ काम कर रही है, जिसमें हम दोनों तरफ के बच्चों को लेके साथ में चल रहे हैं। बाइलिंगुअल कंटेंट होता है, दैट मीन्स आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी जो फैकल्टीज होते हैं वो आपको कंटेंट डिलीवर करते हैं। देयर आफ्टर जो सबसे रोचक तथ्य ये मैं बताना चाहूँगा, जो डाउट सेशंस होते हैं वो सबसे ऑसम होते हैं। रीज़न बीइंग, उसके पीछे वजह मैं ये देना चाहूँगा
क्योंकि आज के समय में ना तो अकेले आप हिंदी के सहारे चल सकते हैं, ना ही अकेले इंग्लिश के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि वो सारा कुछ स्कूलिंग के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हिंदी माध्यम का बच्चा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसकी पकड़ जो है हिंदी के ऊपर भी ठीक ठीक है और इंग्लिश के ऊपर भी ठीक ठीक ही पकड़ होती है। तो यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो दोनों का एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, जिसमें कि दोनों साइड के बच्चों को, कि हमें एक चीज़ है कि अपलिफ्टमेंट होना चाहिए इन दी एंड बच्चे का, और इन दी एंड हर जो टीचर है उसका मेन जो पर्सपेक्टिव रहता है वो रहता है कि बच्चा एनी हाउ किसी भी तरीके से वो जो सी सेट एक जो है उसको वो क्लियर कर सके। अब हम बात करते हैं जो लास्ट चीज, सर मेरे साथ मेरे सर हैं, हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक हैं यहाँ पे, वो बताएंगे कि सर आखिरकार हमारी नई रणनीति क्या है, वो बताएंगे सर। और इन दी एंड क्लोजिंग तो मैं करूंगा ही, इन दी एंड में क्लोजिंग तो मैं करूंगा सर के साथ मिलकर के, लेकिन सर बताएंगे, प्रवीण सर बताएंगे कि आगे हमारी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग एक बहुत ही रॉक सॉलिड स्ट्रॉन्ग है। सर ये बताइए अड्डा 247 को क्यों शुरुआत करनी पड़ रही है, यानी कि क्या कमियां लग रही थी, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो अड्डा 247 करने जा रहा है, उनसे क्या अलग करेगा और उसको क्या कमियां लग रही थी जिनको सही करके जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देगा नई शुरुआत करने के साथ ही। एक्चुअल में ये जो प्रश्न है ना, बहुत सारे इसमें अलग अलग रिस्पांस मिल सकते हैं आपको। एंड इससे पहले जो आपका प्रश्न आ रहा था हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला, इस पर भी आपको सभी की ओपिनियन अलग अलग मिलेगी। क्योंकि सभी का अपना सोचना है। यूपीएससी डिस्क्लोज नहीं करता इस चीज़ को कि हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले कम क्यों ले रहे हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं करता। तो इस केस में प्रिडिक्शंस ही हो सकती हैं कि ऐसा हो रहा है ना। लेकिन मुझे भी जहाँ तक लगता है कि मार्केट में स्टडी मटेरियल की बहुत कमी है, ठीक है। अभी जो स्टडी मटेरियल है मैक्सिमम वो बहुत अच्छी चीज़, अगर आप बुक्स उठाकर देखेंगे तो वो सारी आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और यूपीएससी में सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो है आंसर राइटिंग, उसी के मार्क्स हैं, उसी से सिलेक्शन होता है। तो इस केस में जो मार्केट में स्टडी मटेरियल की कमी चल रही है, लैक है, बहुत सारी जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो वो यहाँ पर अड्डा 24/7 में मिलने वाली है। यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं वो जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स कनेक्ट होते हैं, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। ये भी एक मार्केट में बहुत कमी है अभी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिल पाती। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, कोचिंग्स हैं, आप देखिए वहाँ पर जाकर, वहाँ पर आपको पूरी भीड़ मिलेगी, है ना। कोई अपना क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, उसकी क्वेरी सोल्व नहीं हो पा रही, उसको आंसर नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर रियल टाइम पे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करते हैं हम लोग। ये एक बहुत अच्छी ब्यूटी है यहाँ पर, और यही एक कारण है, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट जब किसी कोचिंग में, किसी मेंटर के साथ में कनेक्ट होता है, उसकी हमेशा यही एक्सपेक्टेशंस रहती है कि मेरा अगर कोई डाउट है, मेरा कोई क्वेश्चन है, उसका मुझे आंसर मिले, उसका मुझे रिप्लाई मिले। और अगर ये हो जाता है तो पढ़ने के लिए किताबें तो बहुत सारी हैं, इसीलिए तो कोचिंग ज्वाइन करता है। हाँ, इसीलिए कोचिंग ज्वाइन करता है। और अगर ये उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस की उसकी जो सीढ़ी है वो स्टार्ट हो जाती है। जब प्रॉपर मतलब एक मेंटर एक स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, गाइड करता है। भाई जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं, क्रिकेट में एक प्लेयर है ना, सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, बहुत अच्छा ग्राउंड पर खेल रहे हैं, लेकिन उनके बैकएंड में कौन काम कर रहा है? उनके कोच काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं आपको शॉट यहाँ से मारना है, यहाँ से, लेकिन ग्राउंड में तो जाकर उसी को काम करना है। स्टूडेंट ही ग्राउंड में जाकर प्ले करेगा। मेंटर क्या कर सकते हैं? उसको गाइड करेंगे, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, और आपके लिए राइट पाथ ये है। तो उस केस में अड्डा 24/7 यहाँ पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है, अच्छे फैकल्टीज़ हैं जिनके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा नॉलेज है, सभी के साथ में शेयर होता है और बेनिफिट मिलता है, और उसके रिजल्ट आप सभी के सामने हैं भी। ओके, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैम, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट अब अड्डा में एडमिशन लेंगे या लेना चाहते हैं, तो क्या, जैसे कि मैं देखता हूँ काफ़ी बड़े बड़े अपने इंडिया में कोचिंग है, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी, एक स्टूडेंट को अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, फिर वो वहाँ पे रेंट पे रहता है, किराया देना पड़ता है। अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि एडमिशन लेता है वो, तो उसे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ेगा,
तो उसका कहीं ना कहीं रहने का भी बचेगा, और जो प्रॉब्लम होती है दिल्ली में रहने में वो नहीं होंगी। तो क्या ये भी फ़ायदा स्टूडेंट का हो सकता है और अच्छी तरीके से पढ़ाई हो सकती है? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि भाई उसको घर बैठे अगर ये सुविधा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर आपका सबसे बहुत जो ध्यान है बच्चों का इस चीज़ पे डालना चाहूँगी। मैंने बच्चों को देखा है जब हम उनसे रिप्लाई कर मांगते हैं, जब हम कहते हैं कमेंट करो, तो अधिकतर अभी हम सर ने भी ये बात करी कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की आदत ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते ये पड़ गई है कि उनको आंसर लिखना नहीं आता, उनके लिखने की आदत छूट गई है। भाई फटाफट पता चल गया ये उत्तर है, ये लगाया और हो गया। लिखने की जितनी आप आदत डालेंगे उतने आपके आंसर्स अच्छे होंगे। अभी आपने कहा हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो हिंदी लिख नहीं रहा, बोल वो जो रहा है वो हिंदी होती नहीं है। तो अंतर यहाँ पर आ जाता है। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, लिखने पर। जो नोट्स जो टीचर्स आपको तैयारी करा रहे हैं उसको सिर्फ सुनना नहीं है या बार बार घुमा घुमा के देखना नहीं है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बच्चा क्या करता है, हर जगह से मटेरियल इकट्ठा कर रहा है। उस मटेरियल को यूज़ कैसे किया जाता है, वो होते हैं आपके मॉक टेस्ट। आप कितने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कितने आप पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ वो टाइम, मतलब वो जो पेपर है आप कितने मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये स्ट्रैटेजी होती है एक बच्चे की। जो लाखों की भीड़ है उसमें आप पहले तो, क्योंकि ये जो भीड़ है सब चाहता है कि मुझे नौकरी चाहिए, तो नौकरी की दौड़ में आपका जो स्ट्रैटेजी वो क्या है कि भाई आप अपना फ़ोन जो उसका अच्छा इस्तेमाल है कि आप उसमें टाइमर लगाइए, एक पेपर लीजिए। और अब तो आजकल जो पेपर हैं वही ऑनलाइन इतने अच्छे सेट कर दिए जाते हैं, उसमें टाइमर होता है कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हैं। इससे आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जब कम समय में लगाने लगेंगे तो आपका समय बचेगा और आपको पता चलेगा कि किस समय, जैसे हिंदी का पेपर है जल्दी सॉल्व किया जा सकता है अगर आपने पढ़ा हो, तो उस बचे हुए समय में बाकी जो आपको मुश्किल लगता है वहाँ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये स्ट्रैटेजीज बनानी। जो बच्चा बनाता नहीं है, बस क्या कर रहा है, मटीरियल इकट्ठा कर रहा है, उससे बच्चे स्ट्रैटेजीज बनाए। स्ट्रैटेजीज बनाने वाला ही मतलब जो अपनी नौकरी है वही प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट के रूम में मैंने देखा है बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा है, कहीं ना कहीं वो लाइब्रेरी बनता जा रहा है। सर आप बताइए, ये जो अड्डा की शुरुआत होने वाली है अब यूपीएससी के लिए, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के लिए, तो ये कब से होने वाली है, संभावना कब से होने की है? देखिए सर, शिवम सर, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूँ, मैं अपडेट ये कर दूँ, द जर्नी हैज़ ऑलरेडी बिगन। ठीक है, वो स्टार्ट हो चुकी है। उसको अब जो कहते हैं ना, वो हिंदी का शब्द बड़ा वाला रूप जो हम कहते हैं, विकराल रूप जो है ना, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैम ने कहा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आज का बच्चा जो है वो सिर्फ कंटेंट जो है वो पढ़ ले रहा है, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। देखिए, क्योंकि यूपीएससी जो है ये ना एक टेस्ट मैच की तरह है। ठीक है, टेस्ट मैच इस तरीके से है, T20 में क्या होता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं वो T20 होते हैं, आया उड़ा के चले गए, MCQ दिया, काम खत्म। बट इफ़ यू गोना टॉक अबाउट द यूपीएससी, दैट ये टेस्ट मैच है, ये धैर्य की परीक्षा है। और धैर्य कैसे मिलेगा आपको, 3-3 घंटे का जिस समय आप रिटर्न लगते हैं। जो मेरे कुछ सीनियर थे और मेरे मेंटोर भी थे, वो बताते हैं कि भाई उन्होंने कितनी मेहनत की है, प्रैक्टिस कितनी है। यू नॉट गोना बिलीव, लोग 9-9 घंटे दिन के खाली राइटिंग पर आंसर उठी ना, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो उस तरीके की प्रैक्टिस बच्चे की होनी चाहिए उस माहौल में। अगर आज आप अपने थोड़ा सा कष्ट झेलते हैं तो कल ही आपका जो होगा वो सुखदायक हो पाएगा। रीज़न बीइंग, आज का कष्ट टेम्पररी है और जो आने वाला जो दिन है वो सुखदायक होना, वो परमानेंट रहने वाला, क्योंकि एक बार आप सिविल सर्वेंट बन गए उसके बाद आप भी जा दें। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, वो एक ही चीज़ लॉजिक से मैं बात कहता हूँ, प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और प्रैक्टिस अकेला ये नहीं, हमने भी क्रिकेट खेली है, आपने भी खेली है, सर ने एक बार एग्जांपल दिया था क्रिकेट। एक ऐसा कोच मिले जो बहुत ही बेहतरीन हो, ठीक है, वो बता सकता है कि बॉल कहाँ से आई, क्वेश्चन किस लेवल का घुमा के पूछा जा सकता है, क्योंकि उसकी बनाई हुई रणनीति, जब लोगों के द्वारा बनाई गई रणनीति आपको पेश की जाती है, आप बेस्ट पिक करके अपने आप को डेफिनेटली कहीं ना कहीं सक्सेस के जो पहली सीढ़ी होती है, जो C-सेट के बाद होती है, जो फिर मेंस होता है, उसके ऊपर आप बिल्कुल अपने आप को पा सकता है बच्चा। लेकिन वो होगा कब, जब वो स्वयं इनिशिएटिव लेगा तब। और रही बात, आपने जो सबसे पहली चीज़ पूछी थी कि अड्डा 24/7 का जो यूपीएससी इनिशिएटिव है वो ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जो है इसको मास स्केल पे, फुल फ्लैज पे हम इसको आगे लेके जाएंगे, वो भी बेसिकली बच्चों के हित के लिए। ओके सर, आप बताइए, अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है अड्डा को, तो किस तरीके से करे, कैसे कर पाएगा ज्वाइन? बहुत सिंपल है भैया। देखिए दिवाकर जी, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि एक्चुअली
अड्डा 24/7 पर प्ले स्टोर पर जा कर के वहाँ विज़िट करें और वहाँ पर हमारे पास जितने भी कोर्सेज़ हैं उस प्ले स्टोर पर कंप्लीट कोर्सेज़ दिया गया है ना। उस कोर्स वहाँ पर जा कर के उस कोर्स को वो परचेज़ कर सकता है। हमारे समझिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई घर से बैठ कर के कितना कूल तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छी से अच्छी फैकल्टी उसको वहाँ घर में जा कर के आप समझिए कि एक तरह से घर में जा कर के फैकल्टी सीधा उसके लैपटॉप उसके फ़ोन पे अपडेट कर रही है। सबसे बड़ी बात कि ये देखिए, कोई भी बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो उसकी फीलिंग अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है, उसके घर से माँ बाप का लगाव सब बाहर आ गया। दूसरी बात, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम झेलता है, हाँ, होती उसको है। रूम लेना है, जैसे अभी आपने शायद चर्चा भी किया था, उसको एक रूम ले, खर्चे करे, है ना, उसके बावजूद उसको खाना बनाना, हर तरह का है ना मेंटली प्रेशर होता है। अरे भैया घर में रहो, सुकून से घर में रहो। इस महामारी के दौर में घर में रह करके अगर चीज़ें सीधे मिल रही हैं तो यार उससे अच्छा क्या हो सकता है। और सबसे अच्छा अड्डा 24/7 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में तत्पर भैया। हाँ, तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस पैंडेमिक के दौर में एक्सलेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 आप उस पर ज्वाइन करिए और यूनिक तरीके से अपनी तैयारी करिए और इस तैयारी को अंतिम मुकाम तक पहुंचाइए। हम सब लोग है ना बिल्कुल जीजान से लगे हुए हैं, हमारी टीम इस पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है और इस पर हम लोग लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सेशन को ही पर बात करें, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा के और फिर उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे भी बात होती है। मैं खुद जो आपके अभी मैंने जो डाउट्स बोले ना कि भाई मात्रा कहाँ आएगी, बिंदी कैसा रूप होगा, या एक शब्द कैसे बनता है, वर्तनी अशुद्धि कैसे करता है बच्चा, इन सब की जानकारी मैं बिहार अड्डा 24/7 पर देती हूँ। तो जो बच्चा, जिस बच्चे को हिंदी जिसको लगती है ना कि भाई ऐसा क्या है जो मैंने अभी नहीं पढ़ा, वो वहाँ आकर देखे, उसको ज़रूर पता चलेगा कि हाँ ये मेरी कमियाँ थी जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। आप बात कर रहे थे कि जो अड्डा 24/7 जो है उसका यूपीएससी इनिशिएटिव की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको अंदर की बात बताता हूँ। बताइए अंदर की बात वो है क्या, सबको पता चले? बच्चा भी सुनने के लिए इसके लिए लालायित होगा। अंदर की बात सर ये है कि जो अड्डा 24/7 है वो अकेला यूपीएससी नहीं, पंजाब जितने भी लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो पीसीएस के जितने हैं, चाहे तेलुगु, तमिल, उड़िया, बांग्ला, इस सब लैंग्वेजेस के लिए जो अपने जो पीसीएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो भी हम करवाते हैं। ये बता दीजिएगा सर। यूपी वर्टिकल का हम लोग बिल्कुल अलग से, यूपी स्टेट में आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं सबका टोटली बिल्कुल, बिहार वर्टिकल अलग है, सारी यूपी समस्याएं वर्टिकल अलग है। या भैया शिवम जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं पंजाब के बच्चे जो है ना वो ये चीज़ कहता है कि हमें हर चीज़ पंजाबी में चाहिए। ये मैं पंजाब मुझे भी कहते हैं कॉल करके है ना। तो मैं एक गल दस देना चाहता, जिन्ने भी मैनू पंजाब तो मेरे वीर भरा मैनू देख रहे ने, अड्डा 24/7 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ, ਐਸਐਸਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ करवाने हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत समय दिया मुझे और मुझे इसके बाद मेरी क्लास है ना सर, कंटिन्यू करेंगे। आप जाइए दोस्तों। इस वीडियो की हम यहीं पे इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि सर और मैम हैं, इनका भी टाइम बहुत कीमती है क्योंकि इनको पढ़ाना भी है। अभी इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।